होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक दो फॉर्मूला बता देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या करते हैं हम लोग कि CV इज इक्वल टू F यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम R/2 होता है। ठीक है, CV इज इक्वल टू, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये दो फार्मूले होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकाल देंगे, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करेंगे हम लोग। पहले तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर दोनों को जोड़ देंगे और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, दैट वुड बी इक्वल टू हमारे पास CV होगा, और CV में से क्या कर देंगे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R हो जाएगा। और CP अगर निकालना है हमको तो CV प्लस R, CV हमने यहाँ पर निकाल लिया है, इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास CP भी निकल आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, सिंस गैस के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ठीक है, और फिर ट्राई एटॉमिक तक के लिए देखते हैं हम लोग। ट्राई एटॉमिक में दो प्रकार का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लीनियर और नॉन लीनियर टाइप का गैस का। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं हम लोग फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अच्छा, एग्जांपल क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब ना नोबल गैसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो मोनो एटॉमिक गैस जो है ना, मोनो एटॉमिक गैस क्या हो सकता है कि रोटेट तो नहीं हो सकता। पहली बात तो रोटेट होने के लिए भाई साहब एक को हमको क्या करना होगा, फिक्स रखना होगा, है ना, और दूसरे को रोटेट करवाना होगा उसके एक्सिस के अलोंग। देखो रोटेट होता है हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है, रोटेशन आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। रोटेट करने के लिए या रोटेशन का प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, एक सोर्स एक्सिस चाहिए होता है, उसके अराउंड रोटेट करता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में खेलते हैं ना, स्पिन बॉलर होता है और एक होता है क्या बोलते हैं, फास्ट बॉलर। तो स्पिन हम लोग बोलते हैं, स्पिन होने के लिए हमको किसी एक्सिस का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि रोटेट करने के लिए तो बोलेगा कि रोटेट कर रहे हो, रोटेशन हो रहा है। जब हम लोग बोलते हैं कि सन के चारों तरफ प्लेनेट्स रोटेट कर रहे हैं, तो सन के चारों तरफ कर रहे हैं, तो एक होता है हमको ना कि रेफरेंस चाहिए होता है रोटेट करवाने के लिए। तो मोनो एटॉमिक में क्या है कि रेफरेंस तो है नहीं। ठीक है, तो रेफरेंस है नहीं हमारे पास, तो वो तो रोटेट हमारे पास हो नहीं पाएगा, इसलिए हम रोटेशन क्या बोलते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में भी ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो तीन तरीके से ट्रांसलेट हो सकता है। देखिए जैसे इसके पास ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में ये ट्रांसलेट तो कर सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों में ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन रोटेट नहीं कर सकता। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3। अच्छा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया हमारे पास। अब CV यहां से निकालेंगे, तो CV इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, क्या होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 3R/2, ये आ जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये चीज अगेन हमने बोला था CV निकालने के बाद क्या करते हैं, CP निकालते हैं। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको जब हम लोग लगाते हैं तो ये आ जाएगा, CV इज इक्वल टू है हमारे पास 3R/2, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा R, तो यहां आ जाएगा 5R/2। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, जेईई मेंस का हो या नीट में हो, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो आपको गिवन दिया हुआ रहता है, ज्यादातर दिया हुआ रहता है, लेकिन ना भी दिया हुआ हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो है ना, CV की वैल्यू ऑटोमेटिक आप ले लीजिए 1.5R या 3/2R। ठीक
ठीक है, और Cp की वैल्यू आ जाएगी 5/2r या 2.5r, ठीक है। तो ये वाला चीज है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसका वैल्यू रटवा लेते हैं, बड़ी डील नहीं है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, इनफैक्ट इतना ज्यादा यूज होगा कि आपको याद भी हो जाएगा, पर मैं ट्राई करता हूं कि इसको आप करके ही देखें ताकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए, दूसरा है डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है। अगेन सिमिलर चीज करेंगे, डायटोमिक हो ट्राइएटोमिक है सबके लिए क्या करेंगे, देखिए डायटोमिक गैस के लिए एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का H2O2, ये सब हो जाएगा गैस हमारे पास, है ना, N2, ये सब गैस के लिए। तो देखो ये वाला जो है ना, क्या होगा कि एक एटम और ये दूसरा एटम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि ये एक्स एक्सिस में है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसलेट अगर करेगा तो एक्स एक्सिस में भी ट्रांसलेट करते हुए जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड एक्सिस में भी जा सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अगेन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट वुड बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़ा सा पंगा हो जाता है, वो क्या जाता है कि देखो अगर मान लो ये एक्स में है, ठीक है, तो एक को तो रखेंगे रिजिड और दूसरे को रोटेट कराएंगे, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेज बोला है हमने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच सिस्टम कैन यूटिलाइज, रिलीज और एब्जॉर्ब, मतलब यूटिलाइज कुल मिला के देयर एनर्जीज। तो कहां कहां इंडिपेंडेंटली ये अपना एनर्जी लूज या एब्जॉर्ब कर सकता है, वाई एक्सिस में कर सकता है और जेड एक्सिस में कर सकता है। आप देखिए ध्यान से देखिए, एक्स में तो वो खुद है ना, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी रूम पे हो, ठीक है, तो जिस जगह पर रूम पे आप बैठे हुए हो या कुछ काम कर रहे हो, वो वाला जगह को छोड़ के दूसरे वाले जगह पर काम कर सकते हो या कुछ भी चीज अपना एनर्जी लूज कर सकते हो दूसरे जगह पर, ठीक है। सपोज बैठे हुए हो आप खुद, तो वहां पर कोई और सामान को रख सकते क्या, जहां बैठे हुए वहां छोड़ के दूसरे जगह रख सकते हैं ना। तो किसी एक एक्सिस में ये रहेगा, तो वो वाला जगह को छोड़ के कहीं और ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। एक को हम लोग फ्री नहीं रखेंगे, एक को रिजिड रखेंगे, दूसरे को रोटेट करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में। तो देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेज इफ दिस इज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए रोटेट दो डायरेक्शन से हो सकता है, मतलब दो डायमेंशन से हो सकता है, एक्स डायमेंशन में और वाई डायमेंशन में। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए हमारे पास यहाँ 3 + 2 यानी कि 5, राइट। अब यहां 5 हो गए, तो देखिए आप CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू F टोटल इंटू R/2 दैट इज इक्वल टू 5R अपॉन 2, isn't it, ठीक है ये, ओके। तो 5R/2 और CP दैट इज इक्वल टू CV प्लस R, तो ये क्या हो जाएगा 5R/2 प्लस R यानी कि 7R/2, ये चीज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। समझ में आता है इतना, ओके, ठीक। थर्ड वन है हमारे पास ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक के लिए ये फर्स्ट केस है, इसमें ये दूसरा केस है, इसमें तीसरा केस है। देखिए ट्राइएटोमिक में ना दो केस, सब केस कह लीजिए आप, हो जाएंगे। एक तो नॉन लीनियर, या पहले लीनियर देख लेते हैं ना, लीनियर ट्राइएटोमिक, गैसेस के लिए लीनियर में क्या आ जाएगा हमारे पास COO, ये लीनियर के लिए हो गया, ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर ध्यान देने वाला बात ये है कि ये ना डायएटोमिक की तरह ही बिहेव कर रहा है,
नहीं है, नहीं डायटोमिक नहीं है, ट्राइएटोमिक ही है, पर ये डायटोमिक की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये लीनियर है। अब मान के चलिए कि देखो यहां अगर इसको ऐसा रखें, दिस इज इन जेड, सॉरी ये हो गया एक, दूसरा, तीसरा भी ये आएगा एक्स में, ये एक्स है, जेड वाई, ऐसा अगर आता है तो आप ये समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस में पहला और तीसरा वाला एटम जो है हमारे पास, ये यहाँ पर कार्बन रखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे करके रखा हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस में है दोनों ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ मिडिल पे है, तो इसको रोटेट करेंगे हम लोग ये ऑक्सीजन को, तो एक को तो क्या करेंगे, एक को तो इसको रोटेट नहीं कर सकते, एक को तो रखना पड़ेगा, हमको रिजिड रखना पड़ेगा, अराउंड दैट वी कैन रोटेट द अदर आइटम्स। तो क्या करेंगे, जब हम लोग रोटेट करेंगे तो एक्स में ही रखेंगे, तीनों जो है ना एक्स में रहेगा। अब मान के चलिए एक को रख दिया रिजिड फिक्स और दूसरे वाले को रोटेट कराएंगे, तो हमारे पास एक ही एक्सिस में है, एक ही एक्सिस में तीनों है, तो इसका मतलब क्या है कि दो एक्सिस फ्री है अभी भी, तो रोटेट सिर्फ कर सकते हैं हम लोग दो एक्सिस में, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन 2 हो जाएगा, और फिर यहां पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिर भी 3 हो जाएगा, फिर से अगेन रोटेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम is 3, rotational degree of freedom is 2, like the diatom। याद देखिए एक्स एक्सिस में ही है तीनों, है ना, और एक को रखने वाले हम लोग फिक्स्ड, तो दो एक्सिस हमको मिलेंगे फ्री रोटेट करवाने के लिए, इसीलिए हमने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। तो अगेन फिर से क्या हो जाएगा, सिमिलरली यही हो जाएगा ना। देखो यहां हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 + 2 यानी कि 5, ये हो गया, ठीक है। अगेन सीवी इज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम r/2 यानी कि 5r/2। यहां पर फिर से अगेन cp इज इक्वल टू cv + r यानी कि 5r/2 + r, ये क्या आ जाएगा 7r/2, ठीक है। तो इसी की तरह हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें और बी केस नॉन लीनियर अगर हो गया, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो ये हो जाता है बेटा आपको SO3, ये हो जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो देखो ये है, देखिए z एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, और ये वाला है y एक्सिस, ठीक है। अब देखो तो जरा रोटेट किसी एक को अगर देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, किसी एक को देखेंगे तो देखिए तो ये x में है, ये वाला y में है, ये वाला है z एक्सिस में, है कि नहीं। तो एक को अगर देखें, इसका ये कहां कहां रोटेट कर सकता, खुद तो z में है और ये वाला रिजिड है, फिक्स है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये वाला z एक्सिस है। अगर मान लो इसको अगर रोटेट करवाते हैं तो ये z एक्सिस में रोटेट नहीं कर सकता, z में कहां से रोटेट करेगा, z में तो जगह है ही नहीं, ये खुद बैठा हुआ है z में, तो ये कहां खुद रोटेट करेगा, यहीं पर है ये। तो x और y दो जगह रोटेट कर सकता है ये, ठीक है। यहां पर ये भी दो जगह रोटेट कर सकता है, ये किसमें, अगर x में हुआ तो y और z करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा y और z करेगा, ये क्या करेगा x और y करेगा।
तो मतलब यहाँ पर सबके पास जो है ना क्या है, रोटेट करने का चांस है सब में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर हो जाएगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिर से 3 हो जाएगा, ओके। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें ना x में है ना y में है और ना z में है, इस तरीके से है ये। तो यहाँ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो जाएगा 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास हो जाएगा 6। कितना? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, यानी कि Cp इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू r अपॉन 2, मतलब हो जाएगा 6r/2 यानी 3r, ठीक है। और Cp सॉरी दिस इज Cp और Cv और Cp इज इक्वल टू हो जाएगा Cv प्लस r, यानी कि क्या हो जाएगा 3r प्लस r यानी कि 4r, ठीक है। तो 3r प्लस r, ठीक है। फिर से बता देता हूं ये आपको कि ये वाला है हमारे पास, ये जो है ना ही x में है ना y में है ना z में है, ये आपको ऐसा दिख रहा है भले जरूर, लेकिन इसका जो है ना इस तरीके का नहीं है स्ट्रक्चर। ये प्लेन में आपको xy प्लेन में ना xy, देखिए ये थोड़ा इधर रहेगा, ना x में है, ये ना y में है ना z में है ना x में है, तीनों के तीनों कोई भी प्लेन में नहीं है, प्लेनर नहीं है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। SO3 प्लेनर नहीं है, तो प्लेनर नहीं है तो इसके मतलब यह है कि ये तीनों जो मेंबर है x, y और z में, तीनों में ही इंडिपेंडेंट वेज हैं इनको अपना एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी आल्सो 3, ठीक है। और ट्रांसलेशनल तो x, y, z तीनों में ट्रांसलेट करके जा ही सकता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाता है, Cv इज इक्वल टू 3r और Cp इज इक्वल टू 4r हो जाता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने आपको ये भी बता दिया है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट नहीं करते हैं केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में, और सॉलिड स्टेट के लिए उसको काउंट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में तो मान के चलिए कि मशीन का काम तो यहाँ है नहीं, चल नहीं रहा, और उतना हाई टेम्परेचर पर हम लोग करते भी नहीं है कि गैस को कर सके, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। तो देखो एक टर्म बच गया था यहाँ पर हमारे पास, गामा, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो गामा से डिनोट करते हैं, और गामा इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv। ये रेशियो जो है यूज होता है हमारे पास, उसमें आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबके लिए Cp और Cv का जो वैल्यू होता है उसको रखते हैं और यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। तो एक आध मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, उसके बाद आप खुद भी देख लीजिए। तो जैसे मोनो एटॉमिक के लिए बताया था मैंने आपको, मोनो एटॉमिक के लिए उसी में हम लोग चाहे तो कर सकते थे, बट किया नहीं, तो चलो देखते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए क्या बताया था हमारे पास, Cv फर्स्ट निकाला था ना, Cv इज इक्वल टू 3r/2, ठीक है, और Cp इज इक्वल टू 5r/2, ये बताया था। तो देखो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, Cp अपॉन Cv, ये क्या आ जाएगा 5r/2 और यहाँ पर 3r/2, ये चीज आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा डायरेक्टली 5/3 यानी कि 1.66, ठीक है। तो यही है गामा की वैल्यू, ठीक है। सेकेंडली डायएटॉमिक के लिए क्या आता है, Cv इज इक्वल टू आया था हमारे पास 5r/2, ठीक है। उसके बाद Cp इज इक्वल टू आ गया था 7r/2, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर डायरेक्ट करूँ मैं तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4,
5, ठीक। तो ये चीज है। थर्ड वन इज ट्राइएटोमिक। तो ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, सेम एज डाइएटोमिक है क्या, सारे सेम था ना, ठीक है, इसीलिए सेम लिखा। और ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, इसके लिए करते हैं थोड़ा सा। तो ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर में क्या बोला था हमने कि CV इज इक्वल टू 3R और CP इज इक्वल टू 4R, ठीक है। तो R इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CP अपॉन CV दैट इज इक्वल टू 4/3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, इनको हमको थोड़ा ध्यान रखना है, याद रखना है। आप याद भी रख सकते हो, मैंने बोला है पहले ही कि ये इतना ज़्यादा यूज होगा आपको कि न्यूमेरिकल्स में अगर करोगे ज़्यादा तो आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है, तो अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है पॉइजन्स रेशियो। आगे बढ़ते हैं विथ हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, मैंने पहले ही बताया है आपको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। बताया है आपको कि अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान के चलो ये है मार्कर, इसका टेम्परेचर अभी मान लो कि कितना होगा, अभी का टेम्परेचर यहाँ पर होगा 38 39, ठीक है। 38 या 39 है, मान लो 39 है। अब इसका टेम्परेचर 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है हमको, इस मार्कर का टेम्परेचर 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अब इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बस 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हीट चाहिए उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसमें हीट कैपेसिटी में हमारे पास ना 2 प्रकार का हीट कैपेसिटी आता है, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। हम लोग लेके चलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला मामला जो है ना वो आ जाता है उसमें फिजिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी को लेके चलते हैं और हम लोग जो है उसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वैसे मैं वर्बली डेफिनेशन बता देता हूं आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टेंस, ठीक है। मैंने बोला था ना कि यूनिट वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, जब कोई चीज यूनिट वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाए तो वो है हमारे पास कि उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर अमाउंट से ये नहीं करता, डिपेंड नहीं करता कि कितना ज्यादा अमाउंट लिया है, अमाउंट आपके पास कितना ही हो, लेकिन ये डिफाइंड है हमारे पास 1 ग्राम के लिए, 1 किलो के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए, पर यूनिट एरिया के लिए, तो ऐसे को बोलते हैं पर न्यूटन के लिए, तो इसको बोलेंगे हम क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा था हमारे पास। तो देखिए जैसे, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर किसी सबस्टेंस का, ठीक बात है, लेकिन अगर सिर्फ 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ heat required to increase the temperature
of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज को बोलते हैं। तो ये हमको मेन कोर्स में नहीं है हमारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में हम लोग डीप जाएंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे, बस 1 ग्राम की जगह में 1 मोल हो जाएगा। तो amount of heat required to increase the temperature of a substance, temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। ठीक है, तो amount of heat required to increase the temperature of 1 mole substance बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेंगे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये देखते हैं कि यहां पर जो है ना मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास 2 हो जाएंगे कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 2 टाइप के हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक सीपी और एक सीवी। यही वाला जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने बताया है कि सीपी और सीवी क्या होता है, सो यही चीज। तो इसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलेंगे सीवी और इसको बोलेंगे सीपी। ठीक है, तो यही वाला सीपी और सीवी के बारे में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में जिक्र किया था। जल्दी से इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनता है, ये सब चीजें। ठीक है, ओके। तो देखो हीट कैपेसिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय dt डिग्री सेल्सियस। सपोज मान कर चलिए छोटा सा डिग्री सेल्सियस, छोटा टेम्परेचर dt के लिए कितना लगेगा किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को dt डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, dt डिग्री सेल्सियस मान के चलिए कि टेम्परेचर है इस सब्सटेंस का, मैंने बोला ना 39 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर dt बढ़ा देते हैं। तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर 39 प्लस dt डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है dq लगेगा। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। ठीक है, तो यहीं पर सेम टू सेम अगर आगे देखें तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय dt डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मान के चलिए dq, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, यहीं पर लिखते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास dq अपॉन dt। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि 5 रुपए में 10 रुपए में या 50 रुपए में 5 केले मिल गए, या 50 रुपए में 10 केले मिल गए। ठीक है, तो एक केले का दाम कितना है, तो क्या कर देते हैं 50 डिवाइडेड बाई 10, अमाउंट डिवाइडेड बाई मनी। तो वैसे ही क्या करेंगे कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय dt डिग्री सेल्सियस इज dq। ठीक है, 10 केले के लिए 50 रुपया,
तो एक केले के लिए कितना 50/10 यही वाला कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है वो वाला आ गया, और 1 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, Cm, दैट इज इक्वल टू dQ/dt। ठीक है, इसको बोलते हैं Cm इज इक्वल टू dQ/dt, ये हीट कैपेसिटी हो गया। ठीक है, अच्छा, हीट रिक्वायर्ड कितना होता है, Cm dt। ओके, ये हीट रिक्वायर्ड या हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, उस समय हीट रिलीज या एब्जॉर्ब जो है ना वो यही वाला होता है। ठीक है, अगर ये हीट रिलीज हो जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट रिलीज होगा दैट इज इक्वल टू Cp इंटू dt। ये फॉर 1 मोल है। ठीक है, दिस इज फॉर 1 मोल, है ना। अगर मान लो n मोल्स के लिए बोलेंगे तो ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू n Cp/dt। n मोल्स के लिए हो जाएगा फिर ये, है ना, ये हो जाएगा बात। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर देखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यही dq हो जाएगा हमारे पास Cv इंटू dt। अगेन dq इज इक्वल टू हो जाएगा n/Cv/dt, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीजें हैं सर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहां तक हो गया है, सारे फॉर्मेलिटीज हो गए हमारे पास, हीट कैपेसिटी वगैरह, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, फिर पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक के पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होता है, और पूरा चैप्टर जो है ना, अभी जितना भी थ्योरी पोर्शन था लगभग काफ़ी थ्योरी पोर्शन हो चुका, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चैप्टर ही न्यूमेरिकल चैप्टर है, जो भी जितना थ्योरी वाला चीज़ था लगभग समाप्त हो गया। अब थ्योरी भी लगभग डेरिवेशन के फॉर्म में चलेगा आगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। ये लिख लिए ना, नहीं लिखा, अबे कब लिखिएगा, आप कितना लिखिएगा, चलो जल्दी लिखो, 1 मिनट के अंदर लिखो। ठीक, फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए, लिख के दो। नहीं, लिख के तो नहीं दे सकता, बोर्ड थोड़ा छोटा है बाबू, तो लिख के नहीं दे सकता। ठीक है, ओके, लिखिए। अ सिस्टम एक्सपांड्स फ्रॉम, a system expand from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure, against a constant external pressure of 2 atm and absorbs 800 joule of heat, comma, then calculate the internal energy। ठीक है, ये चीजें ट्राई कीजिए, तब तक दूसरा वाला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर बोर्ड में लिखता हूँ, अब देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं तब तक। ठीक है, तो सेकेंड न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब तक आप उसको ट्राई कीजिए खुद से।
बना लिए? बना लिया? नहीं, पहला बता दो। ज्यादा कुछ नहीं है, देखो इधर, ठीक है। क्या बोला है कि सिस्टम एक्सपांड फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर, 5 लीटर टू 10 लीटर तक एक्सपांड कर रहा है। तो सबसे पहली बात है ना कि आप लिखिए जो गिवन डाटा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो V1 इज इक्वल टू 5 लीटर और V2 इज इक्वल टू 10 लीटर, ठीक है। देख V2 माइनस V1 तो यहाँ से निकल गया, तुमको आधा तो समझ में आ गया है कि 2 वॉल्यूम है, निकल गया ये V2 माइनस V1, ठीक है। तो एक्सपांड हो रहा है यानी कि V2 ज्यादा बड़ा है ये, ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है, हमको पता है। अब 2 atm दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो P एक्सटर्नल दिया है 2 atm, राइट। 2 atm दिया हुआ है और एब्जॉर्ब 800 जूल हीट, ठीक है। एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो पॉजिटिव हीट एब्जॉर्ब, साइन कन्वेंशन पढ़ाया था ना, हीट जब एब्जॉर्ब होता है तो प्लस होता है, 800 जूल में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए हमको क्या निकालने का है कि डेल्टा ई निकालने का है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या जानते हैं हम, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, और Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी एक्सटर्नल, ये जानते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू dV, ओके। अब देखिए जरा, ये दिया हुआ है किसमें, जूल में, कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है हमारे पास यहाँ 800 जूल लिखा हुआ है ना शायद, तो हाँ 800 जूल माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इज गिवन एज कितना, एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm, राइट, हाँ 2 atm में दिया है ये, और ये दिया हुआ है लीटर में, कितना, इन 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो ये हो जाता है 800 जूल और ये हो जाता है 10 लीटर इंटू atm, ठीक है। तो याद कीजिए कि हमने आपको क्या बताया था, लीटर इंटू atm को अगर हमको जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, लीटर इंटू atm को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देंगे हम लोग, बताया था ना, मैंने आपको बताया था 1, ये माइनस साइन यहाँ पर लगेगा जी, 101.3 जूल, ओके, इतना बताया था, ठीक है। तो उसको याद रखने का, यहाँ क्या हो जाएगा 800 माइनस 1013 जूल, क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 213 जूल, माइनस में आ जाएगा ये, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जीज, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल था नहीं, क्या था इसमें दिक्कत, यूनिट कन्वर्जन, मैंने पहले ही बोला है इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन आ जाएगा और यही वाला दिक्कत है इसमें, ओके, इसमें ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग कि दूसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है और दूसरा क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है हमको, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 300 जूल और ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, कितना हीट एब्जॉर्ब, स्मॉल क्यू में लिखेंगे, फिजिक्स में लिखते हैं कैपिटल क्यू में, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 400 जूल, अंडरगोइंग एक्सपांशन, ये बार में दिया हुआ है हमको, ठीक है, एक्सपांशन अगेंस्ट 0.5, तो 0.5 दिया है एक्सटर्नल प्रेशर 0.5 बार, यानी कि 0.5 atm भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। अब ml में निकालना है बोल रहा है, ml में निकालना है इसको, वॉल्यूम को, ठीक। तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर भी,
ठीक है। तो यहाँ क्या करने का है कि 0.5 लिखा हुआ है और डीबी लिखा हुआ है, तो जनरली जो है ना एटीएम इंटू लीटर में आ जाएगा हमको, तो एटीएम इंटू लीटर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सारा डाटा गिवन है रे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, डेल्टा ई इनफैक्ट दिया हुआ है 300, और ये एब्जॉर्ब हो रहा है कितना 400, ठीक है। और ये होता है P इंटू डीवी। ओके, तो यहाँ पर ये तो माइनस लगेगा, यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा कितना -100 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, राइट। ये चीज हो जाएगा। अब देखिए तो जरा यहाँ पर ये पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर रख दें तो 1 माइनस, हम अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल भी तो हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.5 इंटू डीवी। ये कितना आ जाएगा, डीवी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताइए 100 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। 0.5 आ जाएगा ना, ओके, ये चीज आ जाएगा। तो यही चीज है हमारे पास। तो ये आ जाएगा यहाँ dv इज इक्वल टू, लेकिन एक चीज ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, मैंने पहले ही बोला है आपको कि यहाँ थोड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है। अब देखो कि 1 बार इज इक्वल टू 100 जूल होता है ना। एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, 1 बार इंटू या 101 नहीं लेते हैं, 101.3, तो क्या बोला था 1 लीटर इंटू एटीएम इज इक्वल टू 101.3, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा हमको कि 101, तो इसमें देखिए आप क्या है कि यहाँ पर ना ये वर्क डन का ही है, तो लीटर इंटू एटीएम, जैसे 1 बार है ना, क्या दिया हुआ है हमको कि गिवन ये 1 बार है, राइट, 1 बार है यानी 0.5 बार है, तो 0.5 बार को 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 0.5 लीटर नहीं, 0.5 एटीएम लिख सकते हैं, ठीक, ये चीज है। अब 0.5 एटीएम इंटू डीवी, वॉल्यूम का तो आ जाएगा ना, अभी तो लीटर में है होगा या मिलीलीटर में होगा, तो ठीक है। तो हमने क्या किया था 1 लीटर इंटू एटीएम, यानी कि 1 लीटर इंटू बार इज इक्वल टू 101.3, यानी कि अप्रोक्स 100 के पास। तो यहाँ पर जो है ना दिया हुआ ये है कि 1 लीटर इंटू एटीएम इज इक्वल टू 100 जूल। तो कभी कभी 100 जूल के आसपास भी दिया हुआ रहता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो ज्यादा, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखो 1 एटीएम अगर कर दें तो 100 जूल अपॉन लीटर, यही आ जाएगा ना, 1 एटीएम इज इक्वल टू। अब इसी को अगर लिखते हैं 1 बार के फॉर्म में लिखें तो 1 एटीएम और 1 बार तो सेम ही होता है लगभग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100 जूल अपॉन 1 लीटर, इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तो 0.5 बार में क्या हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई 0.5, 1 बार में इतना, तो 0.5 बार में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 100, ठीक है। तो यही चीज है, क्या होगा 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 2, ठीक है, लीटर आ जाएगा हमारे पास, और 1 अपॉन 0.5 ना, तो 2 लीटर आ जाएगा, और हमको बोला गया है कि ml में पता करने के लिए, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 ml, ओके। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन।
तो ज्यादा कोई मुश्किल का बात नहीं है, गिवन डाटा रहता है इस वाले में। आगे जब रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएगा और मुश्किल नहीं आएगी। अगर ध्यान देके पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है, मुश्किल नहीं आता है। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए जरा। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 300 जूल, ठीक है, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 300 जूल, when 100 calorie heat is supplied, when 100 calorie heat is supplied to it, ठीक है, फुल स्टॉप लिख लीजिए। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस is option A -200 joule, option B 400 joule, option C 720 joule और option D 120 जूल। ठीक है, 120 जूल, हाँ ठीक है, ये चीज है, ये क्वेश्चन। देखिए इसको, फिर जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन अगेन लिखता हूं इसके लिए अगला क्वेश्चन है, बोर्ड में लिखता हूं, जब तक आप कीजिए वो क्वेश्चन है ना। आइडेंटिफाई वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम निकालना है, चेक करना है कौन सा वर्क डन बाय सिस्टम है। पहला है N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। ऑप्शन बी है CO गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स, अच्छा ये ना अभी के लिए मान लो वन साइड एरो है, ठीक है। तो H2 गिव्स CH3OH, ये है आपको लिक्विड में, ओके। तीसरा है H2O गैस गिव्स H2O लिक्विड, और ऑप्शन डी है H2O सॉलिड गिव्स H2O गैस। ये चीज है ना, ये तीनों दिया हुआ है, सबका स्टेट दिया हुआ है हमारे पास, स्टेट ऑफ मैटर। अब देखते हैं इसमें, हाँ तो पहला क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, पहले पहला क्वेश्चन ही देख लेते, उसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि देखो वर्क डन बाय द सिस्टम इज 300 जूल। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम दिया हुआ है हमको, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू 300 जूल दिया हुआ है, लेकिन ये होगा माइनस में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये गिवन है, गिवन, ठीक है, 300 जूल माइनस में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 100 कैलोरी हीट इज सप्लाइड टू इट, हीट इज सप्लाइड टू इट, सिस्टम ने वर्क किया है और सिस्टम पर सप्लाई किया गया है,
सिस्टम को सप्लाई किया गया है। इसका मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज कितना 100 कैलोरी, ठीक है, प्लस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब देखिए जरा कि 100 कैलोरी, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, क्या होता है 1 जूल इज इक्वल टू 4.184 कैलोरी, ऐसे करके। यही था ना कुछ रिलेशन। देखिए नोटबुक देखो, देखो गलत नहीं बनना चाहिए ना, देखो क्या था ये, देखो मैं भी देखता, देखो यूनिट में, देखो यूनिट का लिखवाया था ना हमने आपको, वन कैलोरी था, है ना। देखो मैंने बोला था ना यूनिट का हो जाता है दिक्कत थोड़ा सा, मुझे भी याद नहीं है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 4.2 के आसपास, है ना, तो 4.2 ऐसा कर देते हैं। 4.2 अगर करते हैं तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू इतना, तो 100 कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 100 कैलोरी में दिया है ना, तो 100 कैलोरी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 4.18, ठीक है। 100 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 100, मतलब हो जाएगा 418.4, ठीक है। ये तो हो जाएगा जूल में, फिर इतना होगा, ठीक है। तो 4.18, या फिर आप ये देखिए कि इसको एक काम करते हैं हम लोग, अप्रोक्स मान लेते हैं, 4.12 को 4.2 मान लेते हैं, 184 था ना, 4.184, इसको मान लेते हैं 4.2 जूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू 100 कैलोरी इज इक्वल टू 420 जूल, ये आ जाएगा, ओके। तो काम करने में हमको आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो हो जाएगा ये 420 जूल, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि क्या निकालने के लिए बोला था हमको इन्होंने कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो बहुत आसान हो गया फिर, तो Q प्लस W हो गया, ठीक है। तो Q की वैल्यू है 420 और प्लस यहाँ पर W इज इक्वल टू -3, यानी कि हो जाएगा प्लस 120 जूल, प्लस 120 जूल जो है फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, थोड़े और टिपिकल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे ना, तो ओनली न्यूमेरिकल सेक्शन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसको थोड़ा सा, अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे का बात ऐसा है कि यहाँ पर देखो वर्क डन बाय द सिस्टम हमको बताने के लिए बोला है। वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या करते हैं कि देखते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर देखेंगे तो ये देखो कि यहाँ 1 मोल और 3 मोल, 4 मोल टोटल है गैस, 4 मोल टोटल गैस है और 2 मोल गैस जो है प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है। तो देखो 1 मोल का अगर मान लो, आइडियली अगर हम लोग गैस के लिए माने तो एनटीपी और एसटीपी पर अगर सारा चीज हो रहा है तो 1 मोल 22.4 लीटर को एक्वायर करता है, चाहे कितना भी कोई सा भी गैस हो तो 22.4 लीटर। तो ये जगह एक्वायर करेगा 4 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। 1 मोल और 3 मोल, 4 मोल गैस है इसलिए, और इधर ये एक्वायर करेगा 2 इंटू 22.4 लीटर। तो ये तो कम जगह एक्वायर कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है हमारे पास कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होने पर क्या होगा, कंप्रेशन, वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारे पास, कंप्रेशन हो जाता है। तो कंप्रेशन देखो यहाँ V1 इज ग्रेटर देन V2 है, ठीक है। V1 इज ग्रेटर देन V2, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 अगर है तो V2 माइनस V1 या dV की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, dV की वैल्यू यानी V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा। देखो पहले वाले में, इधर देखो सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। पहले वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि dV की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV, और P इंटू dV की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इस ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। dV की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव मतलब तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम तो नहीं होता है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। सेकेंड वन इज, देखो ये 1 मोल और ये 2 मोल, सिमिलरली वैसे ही चेक करना है। 1 मोल और ये 2 मोल, दोनों ही गैस है। सिर्फ गैस का देखेंगे, लिक्विड और सॉलिड का नहीं देखने वाले हम। तो गैस का क्या हो जाएगा, 3 मोल, ठीक है, तो 3 मोल हो जाएगा। और यहां पर भी देखिए V1 इज ग्रेटर देन V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर गैस को ही अंडर काउंट करते हैं ना इस सिस्टम में, सॉलिड कहां वर्क करता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर भी dV इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, नेगेटिव है कि नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन फिर से वही पॉजिटिव ही हो जाएगा, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। थर्ड क्या है, वाटर गैस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो यहां पर भी क्या होता है, ये गैसियस पार्टिकल ज्यादा स्पेस घेरता है, यानी कि V1 इज ग्रेटर देन V2 ओवर देयर ऑल्सो। तो यहां पर भी सेम टू सेम पूरा, ठीक है। फोर्थ, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, क्या, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, ठीक है। सॉलिड यानी कि आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर गैस में, ओके। तो यहां पर क्या करते हैं, सॉलिड, देखो ये सॉलिड और गैस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्यादा स्पेस कौन लेता है, वैसे लिक्विड और सॉलिड में होता तो यहां पर मजा आता, पर लिक्विड और सॉलिड में नहीं है। तो यहां पर थोड़ा ऐसे ही देखते हैं जैसा दिया हुआ है, सॉलिड और गैस में से तो ज्यादा स्पेस लेगा हमारे पास गैस। तो यहां हो जाएगा V2 इज ग्रेटर देन V1, इसका मतलब dV इज इक्वल टू आएगा पॉजिटिव, और W का वैल्यू आ जाएगा यहां पर किसमें, नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव का मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। W नेगेटिव का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। बाकी ये तीनों है कि वर्क डन ऑन सिस्टम, ये चीज इसमें भी फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में वर्क डन ऑन द सिस्टम, और लास्ट में वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आगे, और जिससे टॉपिक्स में क्वेश्चंस भी आते रहते हैं हर साल। तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो DPP में दिया हुआ है ना आपको, उससे करिए, और फिर कल हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।